नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट पेपर में जो आएगा और यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, अभी दिन बर दिन इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं मानचित्र कला। मानचित्र कला शुरू कर रहे हैं। मानचित्र कला में सबसे पहले हमें देखना होगा मानचित्र क्या होता है। मानचित्र एक बहुत बड़ी स्थलाकृति जो होती है, उस बहुत बड़ी स्थलाकृति को हम कागज के छोटे से पन्ने पर उतारते हैं, उसको हम मानचित्र बोलते हैं। और ये जो कला है, इसको हम, कोई आदमी कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, इस कला को हम मानचित्र कला कहते हैं। कला जो विज्ञान है और वो साइंस है, उसको हम मानचित्र कला बोलते हैं। सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का काम यूरोपियों ने किया था, यूनानियों ने किया था। ये लोग क्या करते थे, समुद्र में निकल जाते थे और फिर ये खो जाते थे। वापस जब आते थे तो इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब ये वापस नहीं आ पाते थे। इन्होंने मैप बनाने का प्रयास तभी से शुरू किया, इनको मैप बनाने की आवश्यकता फील हुई। अच्छा दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले यूनानियों में किस किस ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का प्रयास करा। सबसे पहले सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ताओं में अनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज और टॉलमी, तीन नाम हमें मुख्यतः याद रखने हैं दोस्तों, और ये एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले मानचित्र बनाने का प्रयास करने वालों में अनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज और टॉलमी थे। इन्होंने सबसे पहले ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था दोस्तों। थ्योरी याद नहीं होती है, और यहाँ मैं ये छोटे छोटे शब्दों से बहुत बड़ी थ्योरी आपको याद करवाने वाला हूँ, इसको कंटिन्यू रखें। सर्वप्रथम ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। इन यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान कई तरह से था, मानचित्र कला में कई तरह से था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का निर्धारण किया। हमारी अर्थ है, उसके बीच में रोटेट हो रही है, उसके जो बीच का भाग है उसको इन्होंने सबसे पहले, भूमध्य रेखा को इन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने साथ में क्या किया, इन्होंने अक्षांश और देशांतर प्रणाली बनाई। इन्होंने अक्षांश और देशांतर प्रणाली बनाई। हमारी पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर प्रणाली इन्होंने बनाई। और तीसरी चीज इन्होंने करी कि कटिबंधों में बांटा। हमारा जो ग्लोब है उसको उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इस तरह कटिबंधों में बांटा। जहां जलवायु जिस तरह की है उस तरह की जलवायु के कटिबंधों में बांटा, कटिबंधों में बांटा। ठीक है दोस्तों, आपको पीडीएफ भी अवेल हो जाएगी। कटिबंधों के अलावा इन्होंने प्रक्षेपों की रचना करी। कार्टोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्षेप होते हैं। किसी भी स्थल रूप का प्रक्षेप द्वारा विवरण बहुत ही अच्छा रहता है। तो इन्होंने इस तरह से चार योगदान सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने दिए। सबसे पहला भूमध्य रेखा का निर्धारण, दूसरा कटिबंधों में विभाजन, तीसरा देशांतर प्रणाली का विकास और चौथा प्रक्षेपों की रचना। इस तरह हमने सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान समझा। अब हम समझने वाले हैं मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का वर्गीकरण, मानचित्र बनाने की कला भांति भांति की है, अलग अलग है, और मापनी के आधार पर और अन्य कई प्रकार से इनको वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण करेंगे। और वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का है दोस्तों? दो प्रकार का। मापनी के आधार पर दो प्रकार का है। मापनी के आधार पर दो प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है वृत्त मापनी। वृत्त मापनी, देखो मापनी क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। स्थलाकृति का
10 किलोमीटर एरिया, स्थलाकृति का 10 किलोमीटर एरिया है ये। कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर एरिया को हम, इतना बड़ा कागज़ तो हमारे पास हो नहीं सकता। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इस 10 किलोमीटर के लिए कागज़ पर हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। इस 10 किलोमीटर को हम 10 किलोमीटर को कागज़ पर 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। तो 100 किलोमीटर को के लिए हम कितना 10 सेंटीमीटर का माप वो बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1:10 की मापनी बन गई। 1:10 km की मापनी बन गई। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर के हिसाब से 10 लाख जो भी है वो बन जाएगा, 10 लाख नहीं 1 करोड़ बन जाएगा। इस तरह से ये मापनी हमें लेनी होती है। एक उस मापनी को हम इस पर उतारने के लिए मापनी का प्रयोग करते हैं, मानचित्र को बनाने के लिए मापनी का प्रयोग करते हैं। मापनी के आधार पर हम 2 तरह से बांट सकते हैं, वृत्त मापनी और वृत्त मापनी में भी 3-4 प्रकार दिए हुए हैं। उसके बाद हम स्थलाकृति के आधार पर देखेंगे। इसमें कुछ दिक्कत है, 1 सेकेंड। ये ब्रश में दिक्कत हो रही थी दोस्तों, अभी हो गया, ठीक हो गया। अरे अभी नहीं हुआ, हाँ अभी ठीक है। इसमें सबसे मापने के आधार पर हम देख रहे हैं इसको 2 प्रकार से, वृत्त मापनी और दूसरा अपना लघु मापनी। वृत्त मापनी और लघु मापनी, नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि मापनी, मापनी मतलब 1:10 ले रहे हैं और 1:10 10,000 ले रहे हैं। तो इसमें वृत्त मापनी और लघु मापनी कौन सी होगी? ये तो होगी इसकी वृत्त मापनी। वृत्त मतलब 1 सेंटीमीटर के एरिया में हम कम उसको ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी मापनी बड़ी होती जा रही है। और 1 सेंटीमीटर के एरिया में हम ज़्यादा को ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी मापनी छोटी होती जा रही है। क्या हो रहा है? छोटी होती जा रही है, इसलिए ये लघु होगी। मापनी 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रही है 10 किलोमीटर एरिया को, तो वो मापनी बड़ी मापनी होगी। और वही 1 सेंटीमीटर अगर 1000 किलोमीटर को डिनोट करेगी तो वो मापनी लघु मापनी होगी। इसमें भी लोगों को कंफ्यूज होता रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और वृत्त मापनी और लघु मापनी को अच्छे से समझें। वृत्त मापनी जो होती है वो वृत्त मापनी, उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भू संपत्ति मानचित्र। हमारी जो संपत्ति होती है, भू संपत्ति, जमीन और ये सब, इनका मापनी होती है, उसको हम वृत्त मापनी का एक प्रकार के रूप में देखते हैं। भू संपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रल मैप्स। कौन सा मैप्स? कैडेस्ट्रल मैप्स। जो भू संपत्ति मानचित्र होता है, इससे हम क्या करते हैं, गाँव का, हमारे पटवारी वगैरह ये सब इसी मानचित्र का प्रयोग करते हैं। भू संपत्ति मानचित्र का ग्राम का मानचित्र बनाते हैं, जिसमें खेतों की सीमाएं बना देते हैं, खेतों के मार्ग बना देते हैं, कुएं को डिनोट कर देते हैं कि ये कुआं यहाँ है। इस तरह से बहुत सारा होता है। और जलाशय, सार्वजनिक स्थान, इन सब की स्थितियों को डिनोट करने के लिए भू संपत्ति मानचित्र बनाया जाता है। ये मापनी वृत्त होती है। वृत्त मापनी क्या होती है? जो मापनी कम एरिया को डिनोट करे, इसका मतलब मापनी बड़ी हो गई। हमें मापनी की तरफ से सोचना है, मतलब मापनी बड़ी हो गई। इन मानचित्रों का उपयोग क्या होता है? इन मानचित्रों का उपयोग सरकार भू राजस्व और कर की वसूली के लिए करता है। इसके पास इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इसके लिए टैक्स जो रहता है उसके लिए सरकार भू राजस्व और कर की वसूली के लिए करता है। तीसरा, ये और भी उपयोगी है कई के लिए, नगर नियोजन के लिए।
नगर नियोजन में किस तरह से क्या कहाँ रोड बनाना है, कहाँ ब्रिज बनाना है, जो भी चीज़ हैं उनके लिए जो करना है वो उसके लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज़ होती है भूमि का नियोजन। भूमि का नियोजन कैसे करना है, कहाँ पर हमें तालाब बनाना है, कहाँ पे हमें सार्वजनिक स्थान बनाना है, कहाँ हमें गार्डन बनाना है, इस तरह भूमि का नियोजन करने के लिए भी हमें भू संपत्ति मानचित्र की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों हम। भारत में गांव के मानचित्र जो 1:3960, 1:3960 मतलब 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील की मापनी, या फिर उसका आधा 3960 का आधा 1:1980 32 इंच बराबर 1 मील तक बनाया जाता है। इसको हम समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई 1980 मतलब 32 इंच जो एरिया होगा, मानचित्र का 32 इंच एरिया धरातल का क्या दिखाएगा, 1 मील एरिया। क्या दिखाएगा, 1 मील एरिया। और 16 इंच एरिया धरातल का 1 मील एरिया दिखाएगा। इससे बीच का एरिया जो होता है वो भारत के गांवों का मानचित्र उस पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, इसका बीच का जो भी देंगे उसमें हमें भारत के गांवों का मानचित्र ही बताया जाएगा, उसको हम भू संपत्ति मानचित्र ही बोलेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मानचित्र जो 1:3960 पर बना है वो निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र है। स्थलाकृतिक मानचित्र है, दीवारी मानचित्र है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है, भूसंपत्ति मानचित्र है। तो आपको करना है उसमें भूसंपत्ति मानचित्र। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र। ये क्लियर हो गया होगा आपको पहले वाला। स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र। जो स्थलाकृतिक मानचित्र होता है ये क्या क्या दिखाने के लिए यूज होता है, हम इसको देखते हैं। स्थलाकृति के लक्षण, वो किस तरह से उसका ढाल है, किस तरह से झुका हुआ है, कितना ऊपर है, कहाँ किस तरफ है, इस तरह की चीज़ें वो स्थलाकृतिक मानचित्र दिखाता। दूसरा क्या दिखाता है, उच्चावच। स्थलाकृतिक मानचित्र है वो उच्चावच भी दर्शाता है। क्या दिखाता है, उच्चावच को भी प्रदर्शित करता है। तीसरी चीज वो करता है प्रवाह प्रणाली। यहाँ की प्रवाह प्रणाली कैसी है, प्रवाह प्रणाली में भांति भांति के प्रकार आते हैं प्रवाह प्रणाली के, समांतर प्रवाह प्रणाली, वो प्रणाली, इस तरह से बहुत सारी अपवाह की प्रणालियां हैं, वो प्रणाली के बारे में पता चलता है। स्थलाकृतिक मानचित्र इतना बड़ा मानचित्र है, इसमें यहाँ वन जंगल जो भी हैं, वन क्षेत्र है उसका पता चलता है। इस तरह से भांति भांति के इसके उपयोग हैं। वन क्षेत्र हो गया, जलाशय के बारे में पता चल गया कि यहाँ तालाब है इस एरिया में, यहाँ जंगल हो गया, इस साइड शहर है, नगर है, उसका पता चल गया। यहाँ छोटा छोटा गांव है, यहाँ छोटे छोटे स्कैटर्ड रूप से गांव बसे हुए हैं, उनका पता चल गया। इसके बीच में से एक हाईवे जा रहा है, इसको डिनोट कर दिया, क्योंकि ये उसके बजाय भूसंपत्ति मानचित्र के बजाय बड़ा होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि धरातल का लक्षण कैसा है, उसके बारे में पता चलता है कि धरातल ऊबड़ खाबड़ है, धरातल समतल है, धरातल ढलान वाला है, कैसा धरातल है इसका मालूम चल जाता है। इस तरह से दोस्तों स्थलाकृतिक मानचित्र के बहुत सारे उपयोग हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें क्या है कि 1:2,50,000 से शुरू करके 1:62,500 तक, 1:2,50,000 का मतलब हो गया कि एक जो इंच एरिया है वो 4 मील को डिनोट करेगा, और
1:62,500 है वो 1 इंच एरिया 1 मील को डिनोट करेगा। किसको करेगा? 1 मील को डिनोट करेगा। इस तरह से ये दो उदाहरण, इनके बीच का जो आएगा उसमें हमें हमेशा याद रखना है कि वो स्थलाकृतिक मानचित्र का उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इसके बीच का कुछ भी दे देंगे, ये दे देंगे, या इसके बीच का कुछ दे देंगे, उसे हमें याद रखना है और स्थलाकृतिक मानचित्र ही डिनोट करना है। धरातलीय लक्षण जो ये बताता है उसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भूदृश्य बताता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भूदृश्य बताता है। ये तो हो गया प्राकृतिक और ये हो गया सांस्कृतिक भूदृश्य, दोनों भूदृश्य दर्शाता है वो। मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच मानचित्र मापनी 1:62,500 को 1:50,000 की मापनियों पर परिवर्तन किया जाता है। मतलब ये जो मील और इंच का जो है उसको हम मीट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो 62,500 होता है, 1:62,500 है, उसको मीट्रिक प्रणाली में हम 1:50,000 की मापनियों पर परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, वो मीट्रिक प्रणाली में भी पूछ सकता है और ये मील इंच वाली प्रणाली में भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र वाल मैप से एक दीवार पर आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में दीवार पे एक बहुत बड़ा मानचित्र बना होता है और उसमें बहुत सारी स्थलाकृतियों, महाद्वीप, देश ऐसे बने रहते हैं। यहाँ समुद्र बना होगा, यहाँ पे महाद्वीप बना होगा, इस तरह से पहाड़ बना होगा, पहाड़ का डिनोट कर रखा होगा। इस तरह से दोस्तों ये इसको बनाता है। दीवारी मानचित्र होता है वो दीवारी मानचित्र को हम भौगोलिक मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक मानचित्र भी कहते हैं। दीवारी मानचित्र की मापनी कैसी होती है ये देख लेते हैं। दीवारी मानचित्र की मापनी एटलस मानचित्र से बड़ी होती है और स्थलाकृतिक मानचित्र से छोटी होती है। दीवारी मानचित्र की मापनी एटलस मानचित्र से बड़ी और स्थलाकृतिक मानचित्र से छोटी होती है। दीवारी मानचित्र होता है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा यूज किया जाता है सर्वेक्षण करने के लिए, क्योंकि इसमें हम पूरा बड़ा एरिया को हम अच्छे से उसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें सारी पृथ्वी को भी हम डिजाइन बना सकते हैं, महाद्वीप का भी बना सकते हैं, देश का भी बना सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी, महाद्वीप, देश, राज्य, तहसील का फिर वो और छोटा हो जाएगा तो वो दूसरी मानचित्र प्रणाली। ये लघु मापनी वाले मानचित्र हैं। इसके उदाहरण हम देखें तो ये 1:1.5 करोड़ से 1:25 लाख तक की मापनी पर बनाए जाते हैं। ये लघु मापनी है, मतलब बड़े एरिया के लिए एक छोटी मापनी लेना, बड़े एरिया के लिए छोटी मापनी लेना, ये चीज़ है। इसलिए इसको हम लघु मापनी कहते हैं। लघु मापनी का दूसरा प्रकार है एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र जो होता है, एटलस में हर कोई यूज करता है, उसको छोटी मापनी पर बनाया जाता है। एटलस मानचित्र छोटी मापनी पर बनाया जाता है। मुख्य भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाया जाता है, जिसमें मुख्य भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाया जाता है। इसकी मापनी 1 कितना है 2 करोड़ से छोटी मापनी पर बनाया जाता है। एटलस मानचित्र होता है 1 क्योंकि ये कागज़ के छोटे से पन्ने पर इसको दर्शाना होता है, इसलिए मापनी इसकी बहुत छोटी होनी पड़ती है। बहुत एरिया के लिए बहुत छोटा माप लेना होता है। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। उसके लक्षणों के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं उसको हम उच्चतादर्शी, हिप्सोमेट्रिक मैप और प्लेनीमेट्रिक मैप के रूप में 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। स्थलाकृतिक लक्षण के आधार पर होता है। स्थलाकृति मतलब उसका कैसा स्थलाकृति है, उसके आधार पर हम उसको बांटते हैं। अब स्थलाकृति में सांस्कृतिक, आर्थिक तत्व भी आता है, इसलिए उसको भी समाहित किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उच्चतादर्शी।
मतलब उच्चावच से रिलेटेड है। हिप्सोमेट्रिक मैप इसको बोलते हैं। इसमें स्थलाकृतिक लक्षण एवं उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। उसकी स्थलाकृतिक ढाल कैसा है और उसका उच्चावच कैसा है, कहाँ से कितना ऊंचा है, क्या है, उसका प्रदर्शन उच्चतादर्शी में किया जा रहा है। इसको आपको समझना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उच्चतादर्शी मानचित्रों में हैशूर प्रणाली, समोच्च रेखाओं, तल चिन्हों, बेंचमार्क एवं स्थानिक ऊंचाई आदि की सहायता से उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी मानचित्र में हैशूर प्रणाली, समोच्च रेखा, स्थानिक ऊंचाइयों आदि की सहायता से उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में स्थलाकृति की जगह सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों को प्रदर्शन करने की प्रधानता रहती है। इस उच्चतादर्शी में तो हमने उच्चावच और स्थलाकृति के लक्षणों का प्रदर्शन किया है, जबकि प्लेनीमेट्रिक में स्थलाकृति की जगह सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन की प्रधानता होती है। ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्थलाकृतिक प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में किस चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है, किस चीज़ की प्रधानता रहती है। उसमें ऑप्शन दे देता है, स्थलाकृति की जगह सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन किया जाता है। आजकल कथन कारण का भी प्रचलन बढ़ रहा है और आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो कथन कारण का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा कि इतना ज़्यादा कथन कारण पूछा जाएगा। तो इसको हमें याद रखना है कि सांस्कृतिक आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में किया जाता है। इसका उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की मापनी होती है 1:10 लाख। 1:10 लाख। 1 इंच बराबर 15.78 मील। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को प्रस्तावित सबसे पहले पेंक ने किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? पेंक ने किया था। औसत ढाल एवं अपेक्षिक उच्चावच, उसको हम ट्रैकोग्राफिक मैप बोलते हैं। औसत ढाल एवं अपेक्षिक उच्चावच, औसत ढाल एवं अपेक्षित उच्चावच को हम ट्रैकोग्राफिक मैप बोलते हैं। औसत ढाल एवं अपेक्षित उच्चावच को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकोग्राफिक मैप। भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण व चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा का कोण चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। भौगोलिक मतलब ये पृथ्वी का नॉर्थ है और ये साउथ हो गया, लेकिन अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने हिसाब से अलग रहता है। वो हो सकता है ये ऐसे हो, वो हो सकता है ऐसे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये और ये इसके बीच का जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात। आज दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद। आप इस पर बने रहिए। थैंक यू।